हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसका थर्ड चैप्टर एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कौन कौन से यूरोपियन इंडिया में आए। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे कि ब्रिटिश पावर में आए, उन्होंने सभी को हरा दिया। मुगलों के टाइम पे इंडिया कैसा था, मुगलों की क्या कमजोरी थी कि ब्रिटिश को मौका मिला इंडिया में अपने आप को पावर में लेके आने का। और थर्ड चैप्टर में हम करेंगे कि ब्रिटिश ने सभी यूरोपियन को तो हरा दिया, मुगलों को भी हरा रहे हैं, तो मुगलों को कैसे हराया, उन्होंने कैसे अपनी पावर को एक्सपैंड किया, कैसे पावर को कंसोलिडेट किया। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कैसे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा उन्होंने। तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब क्या था, ब्रिटिश के जो इंपीरियल हिस्ट्री मतलब उन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड किया, अपना जो एरिया को एक्सपैंड किया, वो 2 फेसेस में हम बोल सकते हैं। पहला फेस टूवर्ड्स द अटलांटिक ओशियन जहाँ पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज है, टूवर्ड जो सेकंड फेस बोला जाता है वो टूवर्ड ईस्ट जैसे हमारा इंडिया, एशिया और अफ्रीका। अब जो अब ये क्यों, अब ब्रिटिश ने अपने एरिया को एक्सपैंड करना शुरू किया। जब ये आयरलैंड पे विजय हासिल कर लेते हैं इन द 16th सेंचुरी, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, इनको लगता है कि हम लोग जो है वो फॉरवर्ड है, जो भी दुनिया में रह रहा है वो तो बैकवर्ड है, हम ओरिएंट पीपल हैं, हम होशियार हैं सभी से, ये तो जो बाकी के लोग रह रहे हैं वो तो सब पीछे चल रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं, हम इनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। तो हमें क्या बोलते हैं कि हमें कुछ नेचर ने ही ऐसी पावर दी है कि हम यहाँ पे आएंगे और इन सभी को फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद बोलते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में आए आए तो पहले ट्रेड करने के लिए थे ऐसा बोलते हैं, बाद में इन्होंने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। अब बोला जाता है कि जो ब्रिटिश ने जो इंडिया में आए और वो एक्सीडेंशियल था या वो इंटेंशनल था कि ब्रिटिश ने इंडिया को जीता, इंडिया को कंट्रोल किया। देखिए एक्सीडेंशियल जो जॉन सिले हैं वो बोलते हैं कि ब्रिटिश ने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इंडिया पे कंट्रोल करेंगे। ब्रिटिश का जो विजन था वो एक्सीडेंशियल था कि वो कि हम जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे, कुछ भी ऐसा उनका नहीं था कि वो इंडिया पे मोनोपोली चाहेंगे। नहीं, उन्होंने बोला, जॉन सिले बोलते हैं कि हमें ब्रिटिश को बिल्कुल ये नहीं पता था कि उन्होंने इंडिया को कंट्रोल करना है, वो तो सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित थे। वो तो इंडिया की कंडीशंस ही ऐसी थी कि उन्होंने इंडिया पे राज किया क्योंकि एक रूलर दूसरे के साथ लड़ रहे थे। और अगर हम दूसरा व्यू देखते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, द अदर ग्रुप सेज दैट ब्रिटिश केम टू इंडिया विद द क्लियर इंटेंशन और एस्टैब्लिश अ लार्ज एंड पावरफुल एम्पायर। दूसरा ग्रुप ये बोलता है कि ऐसा नहीं था, ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उनका एक क्लियर इंटेंशन था कि हम पहले ट्रेड करेंगे बाद में इंडिया को कंट्रोल करेंगे। वो ये नहीं मानते हैं, अदर ग्रुप ये नहीं मानता कि ब्रिटिश ने ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम इंडिया पे कंट्रोल करेंगे। नहीं, वो बोलते हैं कि पहले से ब्रिटिश का ये विजन था कि हम पहले ट्रेड करेंगे और बिट बाय बिट हम ओवर द ईयर हम इस पे इंडिया पे कंट्रोल कर लेंगे, पहले हम ट्रेड के लिए आएंगे। अब हमने दोनों व्यूज को देखा। अब अगर देखें, हमने दोनों ओपिनियन को देख लिया, अगर हम देखें कि अगर ब्रिटिश की ये क्लियर इंटेंशन थी कि हम पहले ट्रेड करेंगे बाद में इंडिया को कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा हम मान तो नहीं सकते, क्योंकि अगर वो उनकी ऐसी इंटेंशन थी भी कि वो इंडिया को कंट्रोल करेंगे, सिर्फ ट्रेड नहीं करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल था भी नहीं अगर हमारे रूलर खुद के इतने स्ट्रांग होते। अगर किसी ने सोचा तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि ब्रिटिश ने सोचा इंडिया को कंट्रोल करेगी, उनकी इंटेंशन थी तो ऐसा कंट्रोल कर लिया। नहीं, हमारी कंडीशंस ही ऐसी थी, हमारे एक रूलर दूसरे के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने हमारी लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, उनको मौका हमारे रूलर्स ने खुद नहीं दिया, हमारा इंडिया खुद ही वीक हो चुका था। इसके बाद अब ब्रिटिश इंडिया में क्यों आया, बाकी यूरोपियन इंडिया में क्यों आए, क्योंकि इंडिया से प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, इनॉर्मस प्रॉफिट हो रहा था इंडिया में। अब सभी यूरोपियन को डिजायर थी कि इंडिया में जाएंगे और ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए जैसे BL ग्रोवर लिखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी उसको अपनाया, किस लिए अपनाया था, ताकि जो ब्रिटिश की डोमिनियन है इंडिया में उसको एक्सटेंड किया जाए और
जब देखो लॉर्ड वेलेस्ली की, अब देखिए अब ब्रिटिश ने इंडिया पे कंट्रोल करना, तो उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां अपनाई थी। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस की नीति को अपनाया, किसके अगेंस्ट अपनाया? जो इंपेरियलिस्टिक डिजाइन था फ्रांस और रशिया का। अब फ्रांस और रशिया भी ये चाहते थे कि हम भी इंडिया में जाएंगे, हम भी ट्रेड करेंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी कंट्रोल करेंगे। तो अब देखो इंडिया से अगर एक प्रॉफिट ले रहा है तो बाकी को भी तो होगा कि हम भी इंडिया में जाएंगे, प्रॉफिट को गेन करेंगे। तो ऐसा ब्रिटिश नहीं चाहते थे, इसीलिए जो ब्रिटिश के लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को अपनाया, ताकि दूसरे ना आए इंडिया में और कंट्रोल को एस्टेब्लिश ना कर पाए। अब लॉर्ड वेलेस्ली ने तो सब्सिडरी अलायंस को अपनाया ही था। 1798 से 1818 तक ब्रिटिश का मोटिव कॉन्शियसली जो एम्पेरियलिस्टिक हो चुका था, मतलब हमें कोई ट्रेड तक सीमित नहीं है। अब हम कॉन्शियसली एम्पेरियलिस्टिक का मतलब कि हम अब एरिया एक्सपैंड करेंगे, हम अब जो ये इंडिया है वो हमारा है, हम इस पे कंट्रोल करेंगे, आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो ब्रिटिश का मोटिव अब कॉन्शियसली एम्पेरियलिस्टिक हो चुका था, उनका और कोई मोटिव नहीं था। उनको नहीं था कि हम बाहर से आए हम ट्रेड ही करेंगे, नहीं। इसी तरह लॉर्ड हास्टिंग आते हैं, जो उन्होंने भी लॉर्ड वेलेस्ली को पॉलिसी को ही अपनाते हैं। अब ब्रिटिश ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि हमने इंडिया को लिया नहीं है, हमने इंडिया को जीता है, हम ये हमारा है इंडिया, हम इस पे कंट्रोल करेंगे। अब ब्रिटिश आए, अब कुछ तो फैक्टर्स रहे होंगे ना कि ब्रिटिश इतने सक्सेसफुल क्यों हुए। अब हमारे रूलर तो इतने वीक थे ही थे, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी थे कि ब्रिटिश पावरफुल बहुत थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया। ठीक है, जैसे उन्होंने डिप्लोमेटिक पॉलिसी तो अपनाई, फ्रेंडशिप की पॉलिसीज तो अपनाई, मिलिट्री टैक्टिक्स भी बहुत यूज किए। अब both war and administrative policy were used by the English to impose their power over various kingdoms and finally to consolidate their own rule over the entire India. कुछ कहीं कहीं पे उन्होंने युद्ध लड़ा, कहीं पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ही ऐसी अपनाई कि उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। अब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे देखिए। अब जो ब्रिटिश की आर्मी थी बहुत अच्छी थी, मिलिट्री अच्छी थी, उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, उनके आर्म्स वेपन्स बहुत अच्छे थे। अब जो ब्रिटिश फायर आर्म्स यूज कर रहे थे वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी पे, उस पे मस्कट थे, कैनॉन, तोपें लगी होती थी, बहुत अच्छी थी। अगर दूसरी साइड बात करें इंडिया की, तो इंडिया के जो लोग थे, रूलर थे, वो यूरोपियन के आर्म्स को इंपोर्ट कर रहे थे, उधर से यूरोपियन के आर्म्स को लेके आ रहे थे। या तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को बोलते थे कि आप हमारे जो आर्मी है उसको ट्रेन करो। तो अब हम अगर किसी को बोल रहे हैं कि हमें ट्रेन करो, तो ऑब्वियसली वो बंदा हमसे बेटर होगा। तो यहाँ पे वो एक दूसरे को compete नहीं कर पा रहे थे। और इंडिया के जो रूलर थे वो एक इमिटेटर बन के रह गए थे, कॉपी कैट बन के रह रहे थे। नकल तो कर रहे थे, अच्छी आर्म्स हमारे पास भी हो, मिलिट्री अच्छी हो, बेटर मिलिट्री एंड डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। ब्रिटिश के पास जो था काफी पेमेंट देने के लिए काफी कुछ था, सैलरीज रेगुलर सैलरीज दे रहे थे, डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, और उनके जो ट्रूप्स थे, ऑफिसर्स थे, वो बहुत लॉयल थे। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो सैलरी दे पाते। अगर किसी रूलर ने सैलरी देनी भी होती तो वो पहले रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे, जिसका बोझ जो छोटे किसान थे उन पे पड़ जाता था। तो तब भी तो इंडिया के कंडीशंस कंट्रोल जो कंडीशंस थी वो खराब हो रही थी, जिसके कारण पीजेंट क्या थे, रूलर के खिलाफ हो रहे थे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। डिसिप्लिन बहुत अच्छा था ब्रिटिश में। फेयर सिलेक्शन सिस्टम, अब देखिए अगर एक ऑफिसर्स को हम सिलेक्ट करें उनकी रिलायबिलिटी पे देख के कि ये बंदा बहुत रिलायबल है, इसके पास स्किल्स बहुत अच्छी है, ये बंदा होल्ड कर सकता है, ना कि हम कास्ट देख रहे हैं। इंडिया में क्या था, हेरिडिटरी सिस्टम था। अगर एक बंदा है वो अगर अच्छी पोस्ट पे तो उसके बाद उसके बेटे को मिल ही जानी, उसको कोई हार्ड वर्क तो करना नहीं पड़ता था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब ब्रिटिश थे उनको हार्ड वर्क करना पड़ता था। जैसे उनके जो ऑफिसर
ऑफिसर्स थे उनकी स्किल्स अच्छी थी तो उनको जॉब मिलती थी, उन पे रिलायबिलिटी थी तो उनको जॉब मिलती थी, हेरिडिटरी बेसिस पे कोई जॉब नहीं मिलती थी, कास्ट पे बेस पे जॉब नहीं मिलती थी, क्लैन के बेस पे कोई ऐसी जॉब नहीं मिलती थी। इसी कारण जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो बहुत कैपेबल थे, उनको मेरिट के बेस पे, उनकी एबिलिटी के बेस पे जो जॉब मिलती थी। ब्रिलियंट लीडरशिप जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वरेन हास्टिंग्स, एलिफिंस्टन, मुनरो, मार्केस ऑफ डलहौजी, ये लीडर बहुत अच्छे थे। अब ये लीडर तो अच्छे थे ही थे, उनके एक सेकंड लाइन लीडर भी थे। अब देखो, एक तो जैसे वरन हास्टिंग्स पूरा एरिया को कंट्रोल करे, उसके अंडर जो एरिया को कंट्रोल कर रहे थे वो भी छोटे छोटे लीडर थे, सेकंड लाइन लीडर, जैसे आयरकुड, लॉर्ड लेक, अर्थर वेलेस्ली, ये सेकंड लाइन लीडर थे। ये अपनी कंट्री के लिए लड़ते थे, उनको था कि हमारी कंट्री का नाम हो। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लीडर अच्छे थे, कुछ लीडर जैसे ब्रिलियंट लीडर हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, चिनक्लिच खान, माधव राव सिंधिया, जसवंत राव होलकर अच्छे थे, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं ये कमी थी कि ये कंट्री के लिए नहीं लड़ते थे। इनको था कि बस हम अच्छे हैं, कोई कंट्री की ग्लोरी के लिए कोई लड़ नहीं रहा था। तो ये भी एक कारण था। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप था, जो ब्रिटिश थी वो अपने जो ऑफिसर्स उनको रेगुलर पेमेंट कर रही थी, उनके पास इतना पैसा था कि वो उनको इनकम कर पाए, उनको फाइनेंशियल बैकअप था, यूरोप से अच्छा पैसा मिल रहा था जिसके साथ वो लगातार युद्ध लड़ रहे थे, जीत रहे थे, काफ़ी प्रॉफिट ले पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया को सैलरी देनी भी पड़ती थी, इंडिया के रूलर अगर मिलिट्री को सैलरी देते भी थे तो वो टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण पीजेंट उनके खिलाफ हो जाते थे, गरीबी बढ़ रही थी। नेशनलिस्ट प्राइड क्या था, अगर यूरोप का कोई सोल्जर लड़ रहा है तो उनको था कि हमारा कंट्री का नाम होगा, हम डिवाइड नहीं है, हम सब यूरोप के लोग एक हैं। तो उनको कंट्री की ग्लोरी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जो दूसरी साइड इंडिया के रूलर थे वो मटेरियलिस्टिक बन चुके थे, उनको था कि हमें कुछ ऐसा नहीं है, हम एक लीडर हैं, हम ही स्ट्रांग होंगे, हमें कंट्री के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो वो जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो यूनिफाइड थे, उनको था कि हम उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। इंडियन रूलर में ऐसा कुछ नहीं था। ये एक मेन का क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या कंडीशंस थी जिसके कारण ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए, इंडिया को उन्होंने इंडिया के रूलर्स को हरा दिया। यहाँ से एक मेन का क्वेश्चन बनता है। आगे हम इस लेक्चर्स के बाद पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने युद्ध लड़े, बैटल ऑफ प्लासी कैसे लड़ा, अगर बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर लड़ा, तो उन्होंने ये दो युद्ध लड़े, उन्होंने किसी एरिया को जीतने के लिए लड़े, उन एरिया पे कौन सा राजा रूल कर रहा था, उस राजा के अंडर उस एरिया की कंडीशंस कैसी थी, वो हम सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।